नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में हैं। पहले दिन उन्होंने 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए जमकर भड़ास निकाली। दावा है कि इस बार भी देवभूमि की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। 2 चुनाव से राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और इस बार भी दावा किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई में देवभूमि की जनता तीसरी बार भी बीजेपी को वोट करेगी? चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम सब जानते हैं कि इस बार हमको आपने माननीय अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए भारत की, एक शिक्षित भारत की और मोदी जी की गारंटी की चाबी है। उस चाबी को हम सब लोगों ने संभाल के रखना है और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न यह है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के पिथौरागढ़ में आयोजित सभा में बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश के सीएम समेत पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा लगा, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि 5 सीटों पर कौन सा बीजेपी प्रत्याशी कितने वोटों के अंतर से चुनाव जीतेगा। धामी ने कहा कि दूसरी पार्टियों की स्थिति है कि कोई चुनाव तक नहीं लड़ना चाहता है। और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब केवल प्रश्न यह है कि कौन सी सीट कितने वोटों से जीतने वाली है। भाइयों बहनों, कौन सी सीट का अंतर सबसे अधिक होने वाला है, यह प्रश्न है लोगों के बीच में और पूरे देश में। इस बार चर्चा इस बात की नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। दूसरी पार्टियां आज कहीं मैदान पर दिखाई नहीं दे रही है। उनके यहाँ कोई टिकट लेने वाला भी नहीं था, इसलिए कि उन सबको पता था कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। चुनाव का परिणाम पहले से जानकर वो चुनाव के मैदान से बाहर चले गए हैं। हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला है। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं। हर व्यक्ति देवतुल्य है। सात्विकता हम सबके मन में बसी हुई है और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है। ऐसी वीर भूमि भी है। कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरों की भूमि भी। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। वीरों के लिए मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन शुरू की। राज्यवासियों से जेपी नड्डा ने कहा कि आप उन्हें चुनाव में चुनिए जिन्होंने महिलाओं को ताकत दी, जिन्होंने उत्तराखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। हम यह भी जानते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शताब्दी का तीसरा दशक यह उत्तराखंड का दशक होगा और उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। मुझे खुशी है कि अब यह जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, आज वह धरती पर उतरता हुआ दिख रहा है और विकास की नई गंगा बह रही है। पिथौरागढ़ में चुनावी सभा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया,
नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में कोयला घोटाला हुआ, पनडुब्बी घोटाला किया, 2G घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने तीनों लोकों में घोटाला किया। वो लोग हैं जिन्होंने घोटाले किए, वो लोग हैं जिन्होंने आपके विकास के नारा देकर के आपको विनाश की तरफ धकेला है। और घोटालों की सरकार एक नहीं अनेकों सरकार चलाई। मैं आपकी याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कोयला का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में बोफर्स का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में पनडुब्बी का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 2G और 3G का घोटाला हुआ था? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था? बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 2014 के चुनाव में यहां की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर पीएम मोदी को मजबूत किया, जिसकी ताकत के दम पर आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगी। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों का आशीर्वाद मिला। 2014 में 5/5 आपने जिता के भेजा, 2019 में आपने 5/5 जिता करके भेजा, और इस कारण से मोदी जी को ताकत मिली। और आज भारत कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के लड़ाई के युद्ध के बाद भी, यूक्रेन क्राइसिस के बाद भी, आज भारत ने आर्थिक जगत में 11वें नंबर से छलांग लगाकर, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उनको पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वें नंबर। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस्पात में भारत चौथे नंबर पर था, आज दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि दवाइयों में आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिस्पेंसरी बन गई है, सबसे सस्ती दवा आज भारत में बन रही है। इस बार आप दोबारा आप अजय टम्टा जी को जिता के भेजेंगे, और तीसरी बार आप भेजेंगे, 5 के 5 विधायक सांसद आप भेजेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 2028 में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बने हैं, और उनमें से उत्तराखंड में 1 लाख घर बने, जबकि पिथौरागढ़ में 11,000 घर बने। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं जंगल में लकड़ी लाकर खाना बनाती थी, आज उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए, जिसमें 1 लाख कनेक्शन उत्तराखंड में दिए गए। आज पिथौरागढ़ में 11,000 घर बन गए और सारे देश में 4 करोड़ घर बने। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना, हमारी बहनें यहां बैठी हैं, मैं पहाड़ से आता हूं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठा करती थी, जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट करके लाया करती थी, और लकड़ी काट करके ला करके सुखा करके आप चूल्हा जलाया करती थी, और 200 सिगरेट के धुएं के बराबर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी। और मैं अगर सही बोलूं तो फूकनी लेकर के फूक करके चूल्हा जलाती थी। क्या ये कहानी सच है कि नहीं है? बहनों से पूछ रहा हूं, सच है कि नहीं है? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको लकड़ी के चूल्हे से मुक्त कर दिया, और 11 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए, और 1 लाख कनेक्शन उत्तराखंड में दिए गए। 1 लाख कनेक्शन। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले उत्तराखंड की महिलाएं पोखर में पानी लेने जाती थी, आज घरों में ही नल जल योजना के तहत 11 करोड़ 30 लाख पानी दिया गया, उसमें 12 लाख घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया। 55 करोड़ गरीब लोगों को स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा समेत कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। जल जीवन मिशन
मैं फिर बताऊंगा, मैं पहाड़ से आता हूं। गर्मियों में एमएलए होते हुए मुझे घूमना मुश्किल हो जाता था। जिस गांव में जाओ, मेरे से पूछती थी मैं बहने, अब आया तू, देख मेरे सर का हाल, थैला उठा उठाकर 3-3 किलोमीटर में नीचे जाती हूं, पानी लाती हूं, दिन के 3 घंटे निकल जाते हैं, तब जाकर के घर में पानी देती हूं। ये कहानी उत्तराखंड की थी कि नहीं थी? आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 करोड़ 30 लाख लोगों को हर घर जल, हर घर नल पहुंचा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने राज्य की जनता से कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड के विकास को लेकर खुद गंभीर दिख रहे हैं, जिसका लाभ उत्तराखंड वासियों को मिल भी रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। खुशी है कि यूसीसी कानून उत्तराखंड में बना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी आए जिन्होंने आयुष्मान भारत दिया, और गांव के गरीब लोगों के लिए, कौन लोग? वो गरीब लोग कितने हैं? 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ लोग, 40% की भारत की आबादी। कौन है ये लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का लिफ्ट मैन, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाले, ऐसे गरीब लोगों को, 55 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की। उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर 2 चुनाव से बीजेपी की जीत हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयानों पर गौर करें तो बीजेपी 5 सीटों पर जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। सवाल है, क्या वाकई में देवभूमि की जनता इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। तो 24 का रण आज चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि आज एक बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर थे, जहां 2 महत्वपूर्ण रैलियों को उन्होंने संबोधित करा और तमाम योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही हैं उनका बखान किया और सीधे सीधे यहां पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया, उन पर जमकर निशाना साधा। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कमलेश रमन जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक रावत जी ओकेडी प्रवक्ता है और विपिन गौड़ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, आपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की और एक एक कर सभी उत्तराखंड के दौरे पर है। आज का जो जेपी नड्डा का दौरा था, किस तरीके से आप उसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरा था वो बहुत ही सकारात्मक गया है, क्योंकि जनता ने जो भीड़ और जो प्यार, जो प्रेम, स्नेह दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मुझे लगता है कि पांचों की पांचों लोकसभा जो सीट होंगी हमारी, 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में पहुंचने वाली है उत्तराखंड से, क्योंकि इस प्रदेश की जो प्रबुद्ध जनता है, क्योंकि हमारी धार्मिक स्थली है, और मैं समझती हूँ कि इस प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कि किसने इस प्रदेश के लिए काम किया है, कौन विकास की तरफ गया है, किसने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, किसने युवाओं के लिए काम किया है, किसने वो रोड जो है नीति माणा तक पहुंचाई है, किसने उज्ज्वला के सिलेंडर दिए हैं, किसने राशन दिया है। तमाम वो ऐसी सारी हमारी जो योजनाएं हैं जो इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का तो एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेकर के चलेंगे। और इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और उन्नति में आगे आने के लिए मुझे लगता है कि आने वाला जब तीसरा टर्म होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो और भी अच्छे अच्छे ऐसे निर्णय होंगे जो देश हित में होंगे और इस प्रदेश के हित में होंगे। क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं, तो मैं जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की बात करूंगी। यहाँ पर माननीय धामी जी की जो सरकार है, उन्होंने ऐसे बहुयामी काम किए हैं इस अपने कार्यकाल में कि महिलाओं के लिए उन्होंने योजनाएं लाए हैं। हमारे जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, जिन्होंने इस प्रदेश को लेने का काम किया, लाठी डंडे खाए, उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया। हमारी यहाँ की जो बेटियां हैं, जो नौकरियों में केवल 10% ही कहीं ना कहीं नजर आती थी, लेकिन 30% आरक्षण देकर के उनको नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, मुझे लगता है कि इस प्रदेश की बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं को और आयामी आगे लाने के लिए लखपति योजना से लेकर के तमाम ड्रोन योजना तक लेकर के जितनी भी हमारी जो महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते थे, उसको बढ़ाने का
का काम किया है। तो ऐसा लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा एक तरफा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की और इस प्रदेश की जो धामी जी हैं जिन्होंने इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का बखूबी काम किया, तो लगता है कि इस प्रदेश की जनता 19 तारीख को जब वोटिंग करेगी तो वो यही सब समझ करके वोट करेगी कि देश की उन्नति और देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ करके वो आएगी और वोट करेगी। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, आजकल आप लोग बहुत ज्यादा टारगेट पे है भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर स्टार प्रचारकों के। आज का जेपी नड्डा का जो दौरा था, किस तरीके से आप लोग एज विपक्ष उसे देखते हैं? दिव्यदर्शनी, इस राज्य को बने हुए जैसा कि आप भली बातें जानती हैं, आज हम 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 9 नवंबर सन 2000 में हमारा राज्य बनता है। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इस राज्य को चलाने का काम किया है। यूकेडी हमारे साथ सहयोगी के रूप में रही है। अगर वर्तमान राज्य की स्थिति देखें, 5 लोकसभा में अगर आप मुद्दों की गत, अगर राजनीति की बात करते हैं तो राज्य की दशा को केंद्रित करते हुए आपको 2024 के चुनाव को विश्लेषण करने की आवश्यकता है। दिव्यदर्शनी, स्पष्ट रूप से देखिए, वर्तमान समय में जो राज्य की बेरोजगारी दर है, अगर भाजपा इस पे खुले मंच पे चर्चा करे तो राज्य में जो यूके 888 जैसा जो गंभीर प्रकरण हुआ, उस प्रकरण की गूंज पूरे भारतवर्ष में भी, और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य तब होता है जब सत्ता को चलाने वाले लोग हाकम सिंह के रूप में, क्योंकि स्वयं हाकम सिंह स्वयं जब उसके मुख्य सूत्रधार के रूप में पकड़े जाते हैं, तो इस राज्य के युवा का मनोबल आप समझ सकती हैं, जो वर्षों वर्ष तक तैयारी करता है और एक भाजपा का एजेंट उनकी नौकरी बेचने का काम करता है। इस राज्य में एकाएक जब अंकिता का प्रकरण पौड़ी जनपद में होता है, इस राज्य की जो बेटी थी, उस बेटी को एक भाजपा का नेता, उसका पुत्र सारेआम उसको बेआबरू करता है, सारेआम उसको कत्ल करता है। और आज अगर आप देखें तो जो मुख्य आरोपी, जिसकी माँ, उनकी माँ बार बार मंच पे आके कह रही है, वो भी गिरफ्तार नहीं होते हैं। इस राज्य में अगर आप महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि 5 राज्यों का अगर आप अभी गूगल करेंगे या देखेंगे तो 5 राज्यों में हम भी आते हैं। पहाड़ी राज्यों में, पर्वतीय राज्य जिन्हें कहते हैं, उनमें हम भी महिला अपराधों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पे हैं। और उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य देखिए, राज्य में आज आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, और उधम सिंह नगर जैसे जिले से, जिस जिले से स्वयं मुख्यमंत्री आते हैं दिव्यदर्शनी, उस जिले में एक डेरा प्रमुख, एक धर्म के धर्मगुरु को खुलेआम 2 अपराधी गोली मारने का काम करते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी तब होती है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जेपी नड्डा जी, आप आइए, गरजिए, सब कुछ करिए, लेकिन इस राज्य के मुद्दों पे भी बात करिए। अगर मुद्दों से हटकर हम बात करने की बात करते हैं तो भाजपा किस प्रकार, किस मोड़ में, किस स्थिति में इस चुनाव को ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन निश्चित मानिए, वर्तमान का समय जो आप देख रहे हैं, भाजपा के लोग इसलिए ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इसलिए स्टार पे स्टार प्रचारक हमारे छोटे से राज्य में स्वयं प्रधानमंत्री आके गए, आज जेपी नड्डा आ गए। ये जो डर है दिव्यदर्शनी, उस डर का प्रतीक है कि स्वयं हमारे राज्य के लोग, बहुत साक्षर राज्यों में से हमारी गिनती आती है। इस राज्य के लोगों को भली भांति जानना है, इस राज्य के लोग भली भांति जानते हैं कि अपने मत का प्रयोग हमें किन किन स्थितियों को देख के करना है। दीपक रावत जी, आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप क्षेत्रीय दल है और बार बार यही कह रहे हैं कि अब परिवर्तन होगा और जनता अगर मुद्दों पर वोट करेगी तो आप जीतेंगे। क्या अभी भी आपको लग रहा है जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं उनके लिहाज से मुद्दों पर बात हो रही है, या फिर ओवरऑल व्यू जो राष्ट्रीयकरण हो रहा है, राष्ट्रवाद की बात हो रही है? दिव्यदर्शनी, विडम्बना यही है कि राष्ट्रीय पार्टियों का जो मेन केंद्र होता है वो राष्ट्रीय नीति होती है। राष्ट्रीय नीति में जो राष्ट्र होता है वो सर्वोपरि होता है। क्षेत्रीय और क्षेत्र की जो असीमता है, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, वो सब गौण हो जाते हैं। राष्ट्र के साथ दिक्कत, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत यह है कि वो जब आ रहे हैं, जो आज का विषय है, जिसमें आप जेपी नड्डा जी जो आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे 2 दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री जी आए थे, और अभी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तमाम सारे लोगों को लेके आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, धाकड़ धामी जी की सरकार है। ये अभी कमलेश जी ने इस बात को नोट किया कि नीति माणा तक हमने रोड पहुंचा दी। तो कमलेश जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि 400 देहरादून राजधानी से 400 किलोमीटर दूर तो रोड की बात कमलेश जी ने बता दी, और अभी कल ही समाचार पत्रों में आया है कि मात्र 50 किलोमीटर दूर इस राजधानी से सहसपुर विधानसभा, मिसरास पट्टी के 8 गांव में वो बहिष्कार कर चुके हैं 2024 के इलेक्शन का। और सबसे इससे बड़ी विडंबना क्या है दिव्यदर्शनी जी, कि ये पहली बार वो नहीं कर रहे हो। 2019 में भी उन्होंने इसी बात को लेकर
धरना प्रदर्शन किया था, बहिष्कार की बात करी थी। तो आप ये बताइए 2019 में भी वो प्रदर्शन कर रहे थे उस रोड के लिए, 2024 में भी वो कर रहे हैं, तो 400 किलोमीटर दूर तो इनका विकास पहुंच गया, इनकी विकास की रोड पहुंच गई, लेकिन राजधानी से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर जो विधानसभा क्षेत्र है, जो गांव है, वो 8 गांवों तक इनकी रोड नहीं पहुंची। तो सच्चाई कहां है? सच्चाई है सिर्फ हवा हवाई। जेपी नड्डा जी आज आए थे, आप ही के उसमें उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री आवास दिए जो गरीब थे। मैं कमलेश जी से पूछना चाहूंगा कि 9 पर्वतीय जिलों में आंकड़ा बताएं कितने पर्वतीय लोगों को इन्होंने आवास फ्री में बना के दिए हैं, गरीब 9 पर्वतीय जिलों की। पूरे उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, जो पर्वतीय राज है, मैं पर्वतीय जिलों की बात कर रहा हूं। उन जिलों का आंकड़ा प्रस्तुत करें और हर जिले का वो आंकड़ा बताएं कि किस जिले में इन्होंने कितने गरीबों को, पहाड़ी गरीबों को, जो पहाड़ में रहने वाले विषम परिस्थिति में अपने जीवन यापन करते हैं, उस जीवन यापन को कम करने के लिए इन्होंने उनको निःशुल्क घर बना के दिए हैं। वो आंकड़ा अगर ये प्रस्तुत कर दें तो इनकी बात को उत्तराखंड क्रांति दल मान लेगा। लेकिन विश्वास क्या है कि जो बोलना, मंचों पे आके बोलना और उसके बाद करना। एक तीसरी बात जो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, सारे लोग आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री धामी जी तो धाकड़ जी, क्या इस प्रदेश के लिए परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है, जो समस्या है, क्या वो समस्या है या नहीं? यदि है तो प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कोट किया? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने इस बात को कोट नहीं किया। और अब भविष्य में योगी जी आने वाले हैं, इस पूरे प्रकरण में परिसंपत्तियों के विवाद में सिर्फ 3 ही लोग हैं, एक उत्तर प्रदेश राज्य, एक उत्तराखंड राज्य, और अगर किसी कुछ मुद्दों पे कुछ विवाद है तो केंद्र की सरकार। जब ये तीनों के जो प्रमुख है, मुखिया, अगर इस प्रदेश में आवागमन कर चुके हैं, तो क्या कारण है कि आज भी परिसंपत्तियों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने नहीं किया है। लेकिन अब अगर आज भी ये परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, तो किस मुंह से इस जनता की बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। बिल्कुल। विपिन गौड़ जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो तमाम स्टार प्रचारकों की रैली हो रही है, पहले प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, अब जेपी नड्डा आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं, किस तरीके की लहर बन रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को इस्तेमाल करती हैं किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो। और इसमें जैसे मैं सुन रहा था, हमारे कांग्रेस से हमारे भाई हैं और यूपीडी से हमारे भाई हैं, लास्ट में उन्होंने मेरे को बीजेपी का प्रवक्ता तक बता दिया था। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारक उतारे हैं, बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारक उतारे हैं, पर यूकेडी के पास स्टार प्रचारक है ही नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्टार प्रचारक उनके पास होते हैं जो पार्टियां कहीं पर काम कर चुकी हो, जिनके पास सरकार हो, जिनके पास लोग हो। अब बात चल रही थी कि जो आवास योजना या अलग अलग योजनाओं के बारे में, कांग्रेस सरकार में इंदिरा आवास योजना चली थी और मैंने उस समय पे एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें मुझे पता चला था कि इंदिरा आवास योजना के जो करीबन 3 से 4 हजार घरों की मेरे पास डिटेल आई थी, लिस्ट आई थी। उसमें उन लोगों को घर बना के दिए गए थे जिनके पास सब कुछ है। कोई कांग्रेस का बड़ा कहते हैं ना कि गांव का लीडर है या मंडल का लीडर है या क्षेत्र का लीडर है, नेता है, उन लोगों के घर थे। वो लिस्ट अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को उपलब्ध भी करा सकता हूँ, मेरे पास रखी हुई है मेरे ऑफिस में। और उज्ज्वला योजना, जिस तरीके से बीजेपी का बताया कि उज्ज्वला योजना जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो फूंक मार के हमारे चूल्हे पे खाना बनाया करते थे उनको गैस सिलेंडर मिल गया है। हकीकत ये है कि ये सब, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये सब बोल वाले हैं। हकीकत ये है कि जिस इंसान को चूल्हा जलाना है वो चूल्हा जलाता है, जिस इंसान को गैस जलानी है, गैस अप्लाई करना या सिलेंडर लाना कोई बहुत बड़ा मिस्ट्री नहीं है कि हम उसको लेके कब आएंगे, कब वो जलेगा, और वो जलेगा तो हम गिनवाएंगे। और ये सब चीजों को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि गैस सिलेंडर, चूल्हा, ये छोटी मोटी चीजें हैं और ये इजीली अवेलेबल है, जिसके लिए हमें बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता है। हाँ, रोड की बात करें, जैसे कि 2 तरफ से रोड की बात आई कि नीति माणा तक रोड पहुंच गई। बहुत अच्छी बात है कि नीति माणा तक हमारी सरकारों ने सड़कें पहुंचाई। और हाँ,
चारों धाम के लिए ऑल वेदर रोड जो पहुंचाई है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, वो जब यात्राओं पे जाते हैं तो उनको बारिश के समय पे, जो अभी समय आने वाला है जून जुलाई का, तो यात्राएं चलती है उस समय पे कोई समस्या ना हो, सड़कें ना टूटे। पर ये जी। उत्तराखंड है, यहाँ पर पहाड़ है, मिट्टी है, आप कैसा भी सड़कें बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, प्राकृतिक समस्याएं आनी ही आनी है, जिसको कि कोई सरकार नहीं रोक सकती है। अगर कोई पार्टी ये बोलती है कि हाँ भाई रूलिंग पार्टी चल रही है और वहां पर आपदा आ गई, तो ये सरकार की गलती है। सरकार की गलती नहीं है, कोई आपदा आना नेचुरल एक डिजास्टर है। जी। और मैं नहीं मानता कि कोई भी पार्टी जब इस चीजों को लेके, मतलब इन चीजों को लेके ब्लेम करती है, तो उनके अंदर क्या दिमाग नहीं होता है कि वो ये सोच के बात करते हैं कि डिजास्टर आ रहा है या फ्लड आ रहा है, सरकार ने काम नहीं किया, सरकार ने काम नहीं किया। बीजेपी थी तो कांग्रेस को बोलती थी, आज कांग्रेस है तो बीजेपी को बोल रही है। तो हकीकत तो ये है कि स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं, उनका काम ही ये है कि जनता को रुझाना। और आप देखिएगा कि हकीकत में जनता को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, इसका जवाब जनता वोट से देगी। जनता कभी भी कितने बड़े स्टार प्रचारक लेके आ जाइए, हो सकता है 10, 20, 50 वोट बढ़ जाएं, पर जनता जो विश्वास करती है, सरकार के काम पे विश्वास करती है। सरकार ने काम करके दिया है तो जनता वोट करेगी, नहीं तो वोट नहीं करेगी। ठीक है। मेरे को अभी भी याद है, हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय पे कुछ चीजें सामने आई, सड़कों को लेके बात सामने आई, तो हरीश रावत जी का एक बयान आया था कि हम सड़कें बनाएंगे और सबसे ज्यादा सड़कें बनाएंगे। उत्तराखंड जो कहते हैं ना, नहर, वो एक योजना आई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि गांव गांव तक सड़क पहुंचाएंगे। पर कांग्रेस उस समय पे, जबकि सेंट्रल में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी, उस समय वो काम नहीं कर पाए। पर बीजेपी ने उस काम को करके दिखाया कि उन्होंने दिखाया कि राज्य के अंदर भी हमारी सरकार है और सेंट्रल में, यानी कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो हम सड़कों को पहुंचाएंगे। मेरे खुद के गांव की बात करूं तो मैं खुद चमोली से हूं, मेरा नंद प्रयाग पड़ता है, और वहां पर मेरे ताऊजी शहीद हुए थे। आपकी थोड़ी देर पहले एक शहीद की कहानी चल रही थी, बहुत जसवंत सिंह जी की, तो मैं उसको सुन रहा था, देख रहा था। मेरे ताऊजी शहीद हुए थे और हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के शहीद थे, 17 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। और उनके नाम पे सड़क पिछले 22 साल से पेंडिंग थी, जो कि नहीं बन पाई थी। वो सरकार जिसने बोला, जिसने हमेशा बोला कि हम लोग शहीदों के लिए काम करें, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कि हम शहीदों के लिए काम करेंगे, हम शहीदों के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उस समय तक वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो हमारे गांव के कुछ लोग और मैं खुद जाके, त्रिवेंद्र जी उस समय सीएम थे, हम लोग मिले और हमारे गांव की सड़क का निर्माण 6 महीने के अंदर हो गया और सड़क बन गई, जो कि शहीद के नाम की थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कांग्रेस वादे करती है तो उसको पूरा करे। बीजेपी जिस तरीके से पूरा कर रही है, उस तरीके से कांग्रेस भी पूरा करे तो कांग्रेस को भी समर्थन मिलेगा जनता का। ठीक है, उस पे भी आएंगे। कमलेश रमन जी, यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि बात आपके स्टार प्रचारकों की नहीं है। अगर जनता को लगेगा कि काम हुए हैं तो उस पर जनता वोट करेगी, वो जिस पर विश्वास जताते हैं उन्हें वोट मिलेगा। लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे आवास योजना को लेकर सवाल उठाए गए, कितने आवास मिले हैं। सड़कों की अगर बात करें तो मैडम, इस प्रदेश में अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर लोग बॉयकॉट कर रहे हैं 2024 इलेक्शन का। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लग रहे हैं, उसको कैसे आप लोग डील कर रहे हैं? निसंदेह देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जब विकास किया जाता है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये विकास की जो गति है ये रोज बदलती है, ये विकास की गति जो है जो निरंतर चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। कि आज हमने कोई रोड बनाई तो ऐसा तो है नहीं कि वो परमानेंट बन गई रोड, बिल्कुल ही कि वो टूटेगी नहीं या बनेगी, दोबारा भी बनेगी, नाली भी बनेगी, तमाम वो सारी चीज़ें, क्योंकि विकास की जो गति है वो कभी रुकती नहीं है। कोई भी सरकार आए, हमेशा उस काम को हमें करते रहना चाहिए और होना भी चाहिए। देश और प्रदेश के विकास के लिए जितना भी जो है हमारी सरकार ने किया है, अभी हमारे भाई बहुत ही बखूबी से बोल रहे थे और आरोप भी लगा रहे थे। मुझे लगता है कि शायद या तो इनको पता नहीं चला होगा, इस प्रदेश के अंदर अभी नकल की बात करी कि नकल विरोधी कानून जो धामी सरकार ने बनाया वो कितना कड़ा कानून बनाया, जिसमें कि अगर नकल करते हुए पकड़ा गया कोई व्यक्ति तो उसकी संपत्ति को कुड़क करके तमाम वो जितनी परेशानियां उसको उससे निजात दिलाने का काम करेंगे। जो हाकम सिंह की ये बात करते हैं, इनकी सरकार में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी 15-15 लाख रुपए लेकर के बच्चों से नकल करवाई जाती थी और वो 15-15 लाख कहाँ जाते थे ये सबको पता है।
विधानसभा और सचिवालय के अंदर अपने रिश्तेदारों को और अपनी विधानसभा से नौकरी देने का काम किसने किया, वर्तमान जो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष थे, ये सबको पता है, ये आपको भी पता होगा क्योंकि आप टीवी चैनल पे इस समय डिबेट करा रही है, तो आपको भी मालूम होगा कि कितने बखूबी तरीके से अपने रिश्तेदारों को विधानसभा और सचिवालय में भरने का काम किया। तमाम ये ऐसे कानून हमने यहाँ नकल विरोधी कानून बनाया, हमने महिलाओं के लिए यूसीसी लेकर आया जिसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात करी, क्योंकि हम पे अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि हम हिंदूवादी की पार्टी हैं, लेकिन हमने जो यूसीसी लेकर आए वो हमने तमाम सभी वर्गों के लिए लेकर आए, क्योंकि सभी वर्गों की पार्टी है ये, सभी के लिए सर्व धर्म की पार्टी है ये, ना कि किसी एक व्यक्ति की पार्टी है। तो हमने ये कानून बनाने का काम किया, हमने धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया, हमने यहाँ पर जो दंगा विरोधी जो लोग थे, जो समूह इकट्ठा करके जगह जगह दंगा फैलाने का काम करते थे, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भड़का करके जो इतना बड़ा जो हादसे कर जाते थे, उनके लिए इस कानून को बनाने का काम किया कि वो जेल की सलाखों के पीछे होगा और कम से कम 10 साल की जेल का उसका प्रावधान होगा, और उसकी संपत्ति कुड़क करके जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है, वो उसका नुकसान की भरपाई वो व्यक्ति करेगा जिसने ये दंगा फैलाने का काम किया। तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कुछ मुद्दे तो है नहीं इस चुनाव में जाने के लिए, क्योंकि 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है वो ये दिखा देगा, स्पष्ट दिखा देगा कि हमने क्या क्या काम यहाँ पर किया है। पीएम आवास योजना के तहत हमने जो यहाँ पर आवास देने का काम किया, उसमें हमने जल और नल भी महिला के नाम देने का काम किया, हमने कनेक्शन भी महिला के नाम देने का काम किया, क्योंकि महिला को सशक्त बनाने का जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने ले रखा है उसको पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध है, धामी सरकार कटिबद्ध है। और यूकेडी की तो मैं बात ही क्या करूं कि 2-2 बार इनको मौका मिला सत्ता में रहने का, और इनके मंत्री भी बने, भाजपा की सरकार में भी बने और कांग्रेस की सरकार में भी बने, लेकिन यूकेडी ने सिर्फ अपनी जेब भरी, अपनी पार्टी के विषय में या जनता के बारे में तब तो उन्होंने नहीं सोचा। यूकेडी जब सत्ता में आई, क्योंकि हम यूकेडी के पीछे चलते थे जब ये आंदोलन चलता था, हमें अच्छी तरह याद है, हमने भी लाठी डंडे खा रखे हैं इसलिए, लेकिन यूकेडी को हम अपना एक प्रेरणा मानते थे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी पार्टी है, या ये हमारे आंदोलनकारी पार्टी है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये आंदोलनकारी पार्टी थी। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो उनके जब विधायक आए तो उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया, लेकिन जनता की तो उन्होंने कभी नहीं देखी। ठीक है, आज लेकिन जो जनता के इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के। दूसरी बात अभी जो अंकिता बहन की बात जी, करी मेरा इसी पे पॉइंट आपसे सवाल है, ठीक है, मेरा एक पॉइंट इस पर ये है कि आप लोग कहते हैं कि हमने यूसीसी लाया, हमने कड़ा नकल विरोधी कानून है, लेकिन उसके बाद विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री आए और हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर उत्तराखंड की बात, वो वीरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के भू कानून की वो बात करते, यहाँ के जो मूल निवास का मुद्दा उठ रहा है उसकी बात करते। तो क्या आपको लगता है विपक्ष के ये मुद्दे नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुद्दे हैं। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके लिए धामी सरकार ने कमेटी बनाई और बकायदी बहुत जल्दी इसी डिबेट में बैठ करके हमारे ये दोनों भाई, मुझे लगता है कि धन्यवाद भी करेंगे सरकार का, बहुत जल्दी इस चीज पे भी निर्णय आएगा, तमाम दोनों चीज, भू कानून पे भी आएगा, मूल निवास पर भी आएगा, तमाम बहुत सारे ऐसे। देखिए, मैंने कहा कि विकास की जो गति है वो निरंतर चलती रहती है, और हमारी जो जरूरतें हैं वो हमेशा हर रोज, जब हम घर में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन राशन लेकर के आगे और उसके बाद हम राशन नहीं लाएंगे पूरे महीने। तो तमाम ये चीजें निरंतर में चलती रहती, गति में चलती रहती है, तो इसलिए रुकेगा नहीं कुछ भी, ना ही विकास का पहिया रुकेगा, ना ही काम का पहिया रुकेगा। महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इस प्रदेश के लिए विकास की जितनी जरूरत होगी उतना यहाँ पर काम किया जाएगा। रही बात आरोप लगाने की, विपक्ष, देखिए विपक्ष का काम आरोप लगाना है, मान लिया, बिल्कुल मान लिया, लेकिन सकारात्मकता के साथ में कुछ सलाह, अच्छी विजन भी तो देने का काम है। दोनों पार्टियां इस समय मैदान में है चुनाव में, लेकिन इनका क्या विजन है, इनकी क्या नीति है, इन्होंने क्या इस प्रदेश के लिए चुनाव बंटवारे के बारे में आपने इन्होंने क्या बातें बोली। महिलाओं के लिए रखा है इस प्रदेश। मैं अपनी बात को पूरी करूं, आप बोलिएगा, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, बताइएगा। देखिए, परिसंपत्ति के बारे में भी धामी सरकार ने बिल्कुल एक्शन लिया है, बैठक करिए और कमेटी, शायद आपको पता ही नहीं है, अरे यूकेडी को आपको पता ही नहीं है, सब कुछ तो आपको पता है, बंटवारे में कमेटी दिक्कत बनी यही है, तो है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को पता है, काम चल रहा है प्रदेश में देखिए, सिर्फ सब आरोप कुछ भारतीय लगाना, जनता को आरोप लगा रहा हूं। लगाना आपका काम है, आप ये हम बताइए, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन सरकार के काम में व्यवधान पहुंचाना आपका काम नहीं है। सरकार को आप अच्छी सलाह दीजिए, सरकार को आप बताइए कैसे काम हो सकता है। अगर सरकार आपकी सलाह ना माने तो आप बताइए, लेकिन आप सरकार पे केवल आरोप लगाएंगे और क्या योगी जी आ रहे हैं वो आगे निकलेंगे। कमलेश जी ने यही तो कहा कि कमेटी बना दी गई है, मीटिंग हो गई, कमेटी बना दी गई है। अपना विजन नहीं बता पा रहे हैं कि चुनाव में क्या लेकर के जा रहे हैं प्रदेश के लिए, ना ही तो आपके पास स्टार प्रचारक है, हमारे पास स्टार प्रचारक है, तो उसमें भी आपको तकलीफ है। हमारे नेता यहाँ पर आकर बैठक कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसमें भी आपको तकलीफ है। आपके पास कुछ है ही नहीं, अरे हमारे पास जो था, आप अगर यहाँ हैं तो हमारी वजह से हैं, ये यूकेडी की वजह से हैं। यूपी में कोई नहीं पूछ रहा था किसी को, इसीलिए भूल जाइए कमलेश जी, अगर आज इस प्रदेश का निर्माण हुआ है तो यूकेडी की वजह से हुआ है, आप भूल जाइए। लेकिन हम आपको सही बोल रहे हैं, आप बुलाइए स्टार प्रचारकों को, बुलाइए, विषय ये नहीं है।
विषय ये है कि क्या इस प्रदेश में परिसंपत्तियों के बंटवारे का जो विषय है, क्या ये आप सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कि धामी सरकार ने यूपी के साथ बैठ करके कमेटी बनाई है, बहुत जल्दी निर्णय निकलेगा, आप देखेंगे। आपके पास वैसे भी कोई मुद्दे नहीं है, आपके पास चुनाव में जाने के लिए कोई विजन नहीं है, आपकी कोई नियत नहीं है जनता के, लेकिन आप भ्रामक जो काम कर रहे हैं। देखिए अंकिता बहन को, मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। अंकिता बहन के लिए हम बिल्कुल संजीदा हैं, बिल्कुल गंभीर है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है अंकिता बहन को लेकर के? हर रोज उसे मारने का काम कर रहा है। उसकी आत्मा आज रोती होगी कि विपक्ष ने कैसे हर रोज वो परेशान तो लिहाज आना चाहिए था कि एक व्यक्ति की जान चली गई। ठीक है, उस पे नहीं जा रहे हैं, मुद्दों पे आते हैं। मुद्दों की बात हो ही रही है, आप काम कर रहे हैं लेकिन काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग काम कर रहे हैं ना, आप रोटियां सेक रहे हैं केवल राजनीति बेटी के आप सेक रहे हैं। ठीक है दीपक, आराम से मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है। आपको मिल गया पर्टिकुलर आपको मिल गया, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, बाकी आपको आत्मा कचोटती होगी, सरकार नहीं बनाई है यूपीडी ने, वो रोती होगी इस बात को लेकर के। विधायक आ गए तो वो प्रदेश का बेटी की मौत पर इस तरीके से तांडव मचा रहा है और उसकी आत्मा को शांति नहीं दे रहा। आपको देखना चाहिए, जाकर समझना चाहिए। हमारे वो 4-5 विधायक वो जेल में है, वो जेल में है, वो जेल में है, ये बहुत त्याग है, वो जेल में है। वीआईपी का नाम दे रही है, एक मिनट दीपक रावत जी, अगर वीआईपी कोर्ट में जाइए ना, एक मिनट कोर्ट में जाइए ना, आप बताइए ना, आप मेरे में सब कुछ क्या है? ये कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। कोर्ट डिसाइड करेगा। कमाल हो गया। आज कांग्रेस जो है बिल्कुल शांति से एक तरफा बैठी है और यूकेडी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में जो कहा जा रहा है संदीप जी कि विपक्ष जो मुख्य विपक्षी दल है वो कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है और यही वजह है कि आज यूकेडी जो है तमाम मुद्दों पर बीजेपी से बहस कर रही है। इसी बात पर आप ये कहते हैं, आप लोगों के नेताओं ने कहा कि स्टार प्रचारक की जरूरत उन्हें जिनकी पार्टी कमजोर है, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से नेता छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को जरूरत है इस वक्त स्टेबिलिटी की? दिव्यदर्शनी, जब आज के जमाने में जब झूठ सच के रूप में बिकेगा तो निश्चित ही जो सच को मानने वाले लोग हैं उन्हें चुप रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य देखिए, हमारी बड़ी बहन बड़े फुलों में बोल पड़ी कि अंकिता के लिए हमने न्याय दिया, अंकिता के लिए किया। अगर आप न्याय देखती तो उसकी बहन आज, उसकी जो माँ है वो दर दर जाके वोट ना मांगती और लोकसभा का चुनाव अपने भाई को लड़ाने का काम ना करती। और अगर आप न्याय देते तो न्याय इस प्रकार का देते, जो संगठन मंत्री आज आपका जाके चुनाव में चर्चा करने का काम कर रहा है वो व्यक्ति जेल में होता। किसी ने रोका नहीं है ना आपको, आप बिल्कुल जाइए, कोई मना नहीं कर रहा, आप जाइए, आप जा सकते हैं। बड़ी बहन, मैं आपकी बात सुन रहा था, अगर आप मेरी बात सुने, वो संगठन मंत्री जिसका नाम उसकी मां ने लिया वो जेल की सलाखों के पीछे। दिव्यदर्शनी, और किस भू कानून की बात ये करते हैं? जब इस राज्य का निर्माण होता है 2002 में पहला भू कानून आता है, वो पंडित नारायण दत्त तिवारी लाते हैं, सशक्त कानून लाने का काम करते हैं। दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का, हमने 250 मीटर किया, भुवन चंद्र खंडूरी जी उसको 500 मीटर करने का काम करते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद त्रिवेंद्र जी की सरकार आती है, वो सारे कानूनों को गौण करते हैं, उस राज्य में भूमाफियाओं को खुले रूप से इस राज्य को खरीदने का काम करते हैं और उसमें 4 चांद लगाने का काम पुष्कर सिंह धामी करते हैं। वो धारा 147 और धारा 134 उसको हटाने का काम करते हैं और इस राज्य में लूट खसोट का काम जो पुष्कर सिंह धामी करना चाहते हैं वो उन्होंने किया। आपको जान के हैरानी होगी कि भाजपा के शासनकाल में सबसे ज्यादा संपत्तियां बिकने का काम इस राज्य में हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का है। ये किस बात की बात करते हैं? ये यूसीसी की बात करते हैं। राज्य भू कानून मांग रहा है, ये यूसीसी लाने का काम करते हैं। और किस आंदोलनकारियों के आरक्षण की बात करते हैं? आज तक उनका आंदोलन का जो इन्होंने जो मसौदा तैयार किया था उसको कम से कम 6 माह हो गए, वो आज भी राज्यपाल के यहाँ पड़ा हुआ है। क्या है बताइए? किसको नहीं पता? सेंटर में आपकी सरकार है, राज्यपाल आपके हैं, कौन आपको मना कर रहा है? पास करवाइए उसको, क्यों नहीं वो पास हुआ? दीपदर्शनी, समस्या ये है कि जब ये झूठ दो बार यूपीए की सरकार रही, जब झूठ उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही, तो आपने क्या किया? ये कितना आप अपना भी तो बताइए ना साहब में, आप अपना भी बताइए। आरोप लगाकर के पीछे हटना ये कांग्रेस का काम हो चुका है कि केवल आरोप लगा करके आरोप है आपके पास, बाकी 60 साल हमने राज किया। अब इस 2024 के चुनाव में आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ही आपके पास मुद्दे हैं, ना ही आपके पास विजन है और जनता के पास जाने का
आपके पास आप कोई डाटा मसौदा उठा के नहीं देखिए है। दिव्यदर्शनी केवल में और केवल पुष्कर झूठ, सिंह धामी जी केवल के और कार्यकाल केवल में झूठ परोसने का और काम अंकिता आप की कर मां रहे हैं। घर घर बैठी अगर है, सच्चाई में ये चुनाव कहते हैं लड़ते न्याय हैं, करने तो की बात आपके करते नेता हैं। यहाँ आते। कहता कि आपकी मां प्रदेश पौड़ी में प्रभारी 10 भटक उत्तराखंड रही के अंदर दिव्यदर्शनी नहीं आ रही, आपकी और सिर्फ कह रही फुटबॉल भाजपा को वोट मत आपकी देना। सिर्फ फुटबॉल इस देख करके भाजपा के आपकी लोगों प्रदेश ने प्रभारी मेरी उत्तराखंड बेटी के को अंदर मारने का प्रदेश काम प्रभारी- किया है। अच्छा, अंकिता संदीप की जी, मां एक कहती है मिनट, एक मिनट, दिव्यदर्शनी, प्रभारी यहाँ नहीं पहुंच रही है। अंकिता की आपने मां बोला कहती है यहाँ नहीं पहुंच दिव्यदर्शनी, रही है। ये दुख होता है कमलेश जब ये रमेश जी, लोग संदीप जी, अंकिता के अगर नाम पे आपका राजनीति की वो बात आ करते हैं, रहा दुख है, होता अगर है। आपको दुख होता है तो उनकी मुझे माँ लगता है- आप मुझे लगता है उनकी कि आप- माँ दिव्यदर्शनी आपने देखा होगा, उनकी माँ दर दर भटक के वोट मांगने का संदीप काम जी, कर रही अगर है। भारतीय ये हम जन- सबके लिए दुर्भाग्य की अगर बात है भारतीय और जनता इसकी पार्टी की जिम्मेदार बात भारतीय जनता माने, पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात माने संदीप जी, तो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उनका जवाब वो दे चुके हैं। आप कहते हैं अंकिता भंडारी, वो कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब इन तमाम मुद्दों के अलावा वो इनका ये प्रॉब्लम है कि आपका विजन क्या है, ये मुद्दे नहीं है। आप आगे बताइए विजन क्या है। दिव्यदर्शनी, विजन नहीं अगर बताएंगे ना, विजन दिव्यदर्शनी, नहीं बताएंगे कि अगर वो इस झूठ राज्य परोसेंगे में जनता को। अंकिता का प्रदेश को मुद्दा ये- नहीं है प्रदेश तो की दुर्भाग्य जनता है ऐसी राजनीति सब जानती है, पे, अच्छी दुर्भाग्य तरीके से भाजपा की जानती ऐसी है सोच कि पे। परिवारवाद अगर में अंकिता किस के तरीके बहन से को फंसी मुद्दा कौन नहीं है, मांगते हम, आज बिल्कुल इस सड़कों पर है, राज्य में परिवार में पहली फंसी बार कौन है, ऐसा हुआ, किस तरीके से पहली सब बार बने। अरे जवाब परिवार देते आऊंगी, परिवारवाद की आप बीवी को बात दे करते दो, हैं, पत्नी को दे दो, परिवारवाद की बात केंद्र करते से हैं, लेकर मनीष यहाँ तक खंडूड़ी अब परिवार किसकी ही पार्टी परिवार में, है। परिवारवाद की बात करते हैं, हाँ। नेहा जोशी किसकी पार्टी में, परिवारवाद की बात करते हैं। एक परिवार एक पद है, उत्तराखंड- भारतीय जनता उत्तराखंड- पार्टी में अरे- एक परिवार अरे- एक पद है। अरे गणेश आपकी जोशी तरह मंत्री परिवार है, के उनकी सारे बेटी लोगों राष्ट्रीय को टिकट उपाध्यक्ष नहीं है। देती, आपकी क्यों तरह झूठ परिवार बोल रही के है आप? सारे परिवार के गणेश लोगों को जोशी, टिकट नहीं दिव्यदर्शनी, देती, पत्नी को गणेश टिकट, जोशी बेटी को मंत्री जी हैं, टिकट, बहन और को उनकी बेटी टिकट, राष्ट्रीय ठीक है, उपाध्यक्ष ठीक है, है। ठीक है, प्लीज, टिकट, आप तमाम इसको को परिवारवाद में नहीं देखें। आपके मुद्दे गौण दिव्यदर्शनी, हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं दिव्यदर्शनी, है, जनता के बीच में कहेंगे बताने को उनको कुछ नहीं है। जो आप बहरे विजन हैं, लाइए, आप सुनेंगे बताइए वो जो जनता बहरे हो क्या चुके है। हैं। जब ये अंकिता के मुद्दे को मुद्दा नहीं मानते, भू कानून को बिल्कुल मुद्दा नहीं मानते हैं, मानते, हम गंभीर हैं अरे उसके मानते लिए, हम हैं तो बिल्कुल संगठन मानते हैं। मंत्री को लेकिन जेल आपने भेजिए। आपने उस अरे बहन की संगठन आत्मा मंत्री को को तड़पा जेल रखा है, भेजिए अगर आपने उस मानते बहन हैं। की आत्मा को पकड़ आप रखा अगर है। देखिए, विडंबना आपने ये उसकी है, आत्मा जेल तड़प रही है, भेजिए। बात करने की उनकी ये है मां कि ने खुले खड़गोई में सारे कहा आराम से, कि आराम वो से। वीआईपी ठीक है। संगठन मंत्री है, भाजपा का संगठन मंत्री मेरी बेटी का हत्यारा है, तो जाइए उसको ना, जेल भेजिए, ठीक है, आराम से, आराम से उसको जाइए जेल भाई। भेजिए। संदीप जी, कमलेश जी, इस प्रदेश की विडंबना ये है कि इन 23 सालों में आज भी सरकारें वही मुद्दे झेल रही हैं जो कब तक पूरे हो जाने चाहिए थे। परिसंपत्ति बंटवारा, महंगाई, युवाओं के लिए रोजगार, जल जंगल जमीन, भू कानून, मूल निवास, ये 23 साल पुराने के मुद्दे थे। हमसे आगे हिमाचल प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता दोनों की सरकारें रही हैं, दोनों को इसमें विचार करने की जरूरत है कि कमी कहाँ रही है? बिल्कुल, देखिए कोई कमी नहीं रही है। मैंने जिस तरीके से कहा कि धामी सरकार बिल्कुल संकल्पबद्ध है हर मुद्दे को आगे लाने के लिए, हर मुद्दे का समाधान करने के लिए, चाहे उसमें भू कानून हो, मूल निवास की बात हो, परिसंपत्ति के बंटवारे की बात हो। धामी सरकार बिल्कुल इसमें काम कर रही है और करके भी दिखाएगी और बहुत जल्दी आप इस डिबेट में चर्चा भी करेंगे इस बात की, मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की। दुर्भाग्य देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का पूरा कार्यकाल को जांच करने का काम अगर आप करेंगे तो पूरे कार्यकाल में ये समिति बनाने वाले, अरे आप अपना इस विजन प्रधान, बताइए कि इस 2024 मुख्यमंत्री के आगे सबसे आप ज्यादा क्या समिति लेकर के बनाने जा वाले रहे हैं? विजन- आप लोगों की आप बहस अपना विजन विजन बताइए, विजन- क्या लेकर के जा विजन रहे की हैं? बात आप लोग करते हैं, ठीक है, विजन आराम की से, बात आराम आप से लोग अपनी करते बात हैं। रखें। ठीक है, दीपक रावत जी, यहाँ पर आपने परिसंपत्तियों का मामला उठाया, उन्होंने जवाब दिया। आपने भू कानून की बात की, उन्होंने कमेटी की बात की। इसके अलावा क्या यूकेडी के पास? एक विषय देखिए दिव्यदर्शनी जी, जरा मैं एक नई चीज हम लोग देख रहे हैं। जब से हम लोग पिछले 1-2 हफ्ते से डिबेट में चेंज देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गारंटी देना शुरू कर रहे हैं, जो गारंटी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कमलेश जी आराम से आप लोगों का समय है, आप देखिए, प्रवक्ता लोग गारंटी देने में तैयार हो रखे हैं। प्रवक्ता नहीं दे रहे। अभी आपने बोला ना, ये मोदी जी मैं की गारंटी दे रही गारंटी हूँ है, कि मोदी आप जी की यहाँ पर गारंटी मूल उनके निवास बिहार पर पे चर्चा- कार्यकर्ता गारंटी कमलेश जी, दे रहे हैं। आप ही के शब्दों को बोल रहा हूँ। आप ही ने कहा कि मूल निवास हो, सख्त भू कानून हो और परिसंपत्ति को बंटवारा हो, मैं गारंटी देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चैनल पे बैठ के कह रही हूँ ये आपको उत्तराखंड कि क्रांति बिल्कुल दल आपको बहुत जल्दी धन्य मानेगा। समाधान होने वाला है, आप आपके भी देखिएगा। मुख्यमंत्री अगर इसको किसी स्टेज से बोल दें कि मैं गारंटी देता हूं कि आपको मुख्यमंत्री शायद समझेगा। सुनाई नहीं देता, यूपी दिक्कत में ये कुछ है सुनाई कि नहीं जिनके देता, दिखाई भी नहीं जो ना देता। विधायक है ना कुछ है, वो यहाँ पर जो ना विधायक है ना सांसद है ना कोई पद में है, वो यहाँ पर आके सारे के सारे जाके गारंटी देने वाले हैं। और जिनके पास नीतिगत शक्ति है वो नहीं दे पा रहे। विडंबना देखिए ना, परोसना नहीं है, आप ही हमारा काम झूठ परोसना नहीं है, आपका काम गारंटी झूठ परोसना है। गारंटी माने
या विजन प्रधानमंत्री क्या? की गारंटी माने? विजन क्या? प्रधानमंत्री जी भी तो बोल सकते हैं। विजन कुछ भी नहीं है इनका, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास प्रदेश के लिए कुछ है, आपका समय तो मिल गया, आपका समय, ये मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। ये यूकेडी का समय, यूकेडी को बोलने दीजिए। कमलेश जी सुनिए, कमलेश जी सुनिए, सुनिए, महिला सुरक्षा के बारे में और महिला सशक्तिकरण के बारे में भारतीय जनता पार्टी कहती है, क्या जिस कमलेश जी जिस प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या हम लोग यहाँ पर बैठे जिस प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके हम प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपको इसके बारे में पता है कि ह्यूमन ट्रैफिक के मामले, वुमेन के मामले में जितने पर्वतीय राज्य हैं उनमें सबसे ऊपर टॉप में उत्तराखंड है? आपको इसके बारे में ज्ञात है? और महिलाओं के प्रति जो वो होते हैं अपराध, उन अपराधों में दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं। यहां से लड़कियां गायब हो रही हैं, इसमें अव्वल हैं हम। यहां पर महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, इसमें अव्वल हैं हम। और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कृषि की बातें करते हैं। कमलेश जी को शायद पता ना हो, बता दूं, जितने भी हिमालय राज्य हैं उसमें सबसे पिछड़ा हुआ अगर कृषि में कोई प्रदेश है तो हमारा प्रदेश है कमलेश जी, कोई पड़ोसी प्रदेश नहीं है। तब आपका ये विजन कहाँ जाता है, तब आपकी ये गारंटी कहाँ जाती है, तब आपके ये जुमले वाली पार्टी के जुमले कहाँ जाते हैं? ये उत्तराखंड क्रांति दल आप आजकल तो आप नंबर 1 पर है ये सब बोलने पर। अब हम पे डाल दिया उत्तराखंड क्रांति दल विपिन गौर जी, ठीक है, प्रधानमंत्री जी पड़ेगी ना आपको, अगर आप मैदान में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, 2024 चुनाव में उतरे हैं, तो कुछ तो गारंटी आप देंगे कि आप क्या करेंगे। कमलेश दीदी, आराम से भाजपा के साथियों को हम गारंटी देते हैं, अगर हम देते हैं आपके पास तो अगर इस राज्य में 5 लोकसभा में हम लोग जीतते हैं तो हम अंकिता बहन के प्रकरण की जांच सीबीआई से कराएंगे। अगर हम जीतते हैं तो हम जो आपके पास तो उनका विजन सुन लीजिए कमलेश जी, उनका विजन, लोकसभा नैनीताल तमाम, ठीक है कमलेश जी, उनका विजन लड़ने के लिए आपके तो नेता ही मैदान छोड़कर आगे। कमलेश जी वो विजन दे रहे हैं, वो विजन दे रहे हैं। समस्या क्या है कि दीदी रट के आई है, पढ़ के आई है, सब बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी है। अरे सुन लीजिए दीदी, मैं तो आपका जूनियर रहा हूं, छोटे भाई की सुन लीजिए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य पता क्या है, इस देश में मेरे परिवार की बात कौन व्यक्ति कर रहा है? जिसने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर रखा है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए दुर्भाग्य, देखिए गारंटी की बात कौन कर रहा है? जिसने 2 लाख नौकरी और 15 लाख की बात की थी, वो गारंटी की बात कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, कितने आसानी से झूठ परस रहा है। दुख कब होता है, बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस दुख कब होता है? मैं बस विजन बता रहा हूँ, विजन बता रहा हूँ। आप अपने मुद्दे बताइए ना, हमने तो बताया ना, हमने तो आप भी बताइए, आप भी मैं बता रहा हूँ। देखिए चाहे हमने कुछ भी वादे किए, लेकिन देश की जनता ने, बता रहे दीदी, अरे दीदी जीत, अरे दीदी बता रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, आप देखते रहे। अरे सुन तो लीजिए, देश को आगे बढ़ाने का आप देखते रहे। अरे सुन तो लीजिए, 2 बार जीतने का काम, 2 बार जीतने का काम तो हिटलर ने भी किया था, बाद में आत्महत्या कर ली थी। पूरी पढ़ लीजिए, नरेंद्र मोदी की वो दशा ना हो, भगवान उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि वो आत्महत्या ना करें। देखिए दिव्यदर्शिनी, इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, मैं कह तो रहा हूँ आपको, हमारा विजन बताते हैं, हमारा विजन बताते हैं। अगर हमें अवसर मिला तो जो पूरे राज्य मांग करता है, यूके 888 की जांच हम सीबीआई से करेंगे। दिव्यदर्शिनी, पूरा राज्य का युवा मांग करता है, हम कराएंगे। आप सीबीआई जांच की मांग करते हैं अंकिता प्रकरण में, हम कराएंगे। अरे आप सीबीआई जांच कराइए ना, चलिए अरे आप करा लीजिए, आप फाइनल विजन बता दीजिए। दिव्यदर्शिनी, ये हमारी दीदी जो पढ़ के आई है ना, पूरा बोलेगी। ठीक है, जो दीदी पढ़ के आई है पूरा बोलेगी। राजनीतिक दलों का हो गया हो तो दीदी को पूरा बोलना है। अगर राजनीतिक दलों का हो गया हो तो राजनीतिक विश्लेषक का भी एक बार जान लेते हैं कि विपिन जी, यहाँ पर जो पूरा माहौल बन रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही हो या विपक्ष कहीं कमजोर पड़ रहा हो, इसका असर ओवरऑल इलेक्शन में किस तरीके से पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? दिव्यदर्शिनी, मैं बड़ा सोच विचार कर रहा था अपने दिमाग में कि जो हमारी उत्तराखंड के दल हैं, जो हमारी पार्टियां हैं, हालांकि 2 ही हैं जो मेन है, कांग्रेस और बीजेपी, इनके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रह गया है। क्योंकि अगर पेशेंस होता है इंसान का तो वो पहले सुनता है फिर जवाब देता है, चाहे वो कमलेश जी हो, चाहे वो यूपीडी से प्रवक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी हो। अब बात ये है, नकल की बात कमलेश जी ने शुरू करी, नकल के ऊपर कानून बना लिए। अरे बहुत अच्छी बात है, आपने नकल के ऊपर कानून बनाए, और इस नकल के कानून से आप उन
उत्तराखंड के गरीब लोगों को, उत्तराखंड के उन लोगों को जो कि पलायन करने में लगे हैं, उसमें कहाँ बेनिफिट दे रहे हैं? कहीं बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन को आज तक कोई सरकार नहीं रोक पाई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। बात आती है पानी की, घर घर पानी पहुंचाया। मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ पौड़ी की बात बता रहा हूँ, चमोली और डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ दीजिए, सिर्फ पौड़ी में कम से कम 350 गांव हैं जहां पर आज तक तरीके से पानी नहीं पहुंच पाया है, और आज भी कई जगहों पे 2-2 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाना पड़ता है, और कभी कभार कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कभी कभार पानी आता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2 गांवों में मैंने खुद जाके पानी के कनेक्शन लगवाए हैं पौड़ी में, जो कि ज्वालपा देवी जो जल योजना है वहां से लगे हैं। इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां के डीएम साहब का कि उन्होंने इसको बड़ी प्रायोरिटी पे लिया और पानी के कनेक्शन लगवाए। यूकेडी से एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे को अभी भी अच्छे से याद है कि ये घटना है तकरीबन 2009 या 2008 की घटना है। उस समय पे मेरे क्षेत्र से भी 2 लड़कियां गायब हुई, और उस समय पे मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई लगाने के बाद मुझे पता चला कि चमोली क्षेत्र से 31 लड़कियां गायब हैं, जिनमें से 2 ही बरामद हुई हैं और 29 का आज तक कोई पता नहीं है। और ये सच है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है उत्तराखंड में। जो गरीब घर की बच्चियां हैं उनको बोलना नहीं चाहिए, बस उनको ले जाया जाता है, उनको बेच दिया जाता है, और हमारी सरकारें, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई कुछ नहीं करती है इस पे। ये बहुत ही गंभीर विषय है हमारे उत्तराखंड का। हमारे उत्तराखंड के लोग सीधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ है। हम बाहर रह रहे हैं उत्तराखंड से, मगर हम कोशिश करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में हम लोग क्या अच्छे से अच्छा कर पाए। बात आती है भू कानून की। भू कानून जब लगा हुआ था तो उसको त्रिवेंद्र सरकार ने क्यों हटाया? भू कानून जब चल रहा था तो त्रिवेंद्र जी ने क्यों हटाया भू कानून को? मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं कि बीजेपी ने ही भू कानून को हटाया। और आज के समय में इतने लंबे समय से हमारे इतनी सारी रैलियां हो गई, इतने लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिए भू कानून के लिए, आज तक भू कानून हमारे धाकड़ धामी जी क्यों लागू नहीं कर पाए? करना चाहिए था उनको लागू, ठीक है। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि कुछ चीजें बड़ी, देखिए क्या होता है, कांग्रेस जब तक हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है तब तक सरकार को चलाना भी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो करेगी। हमें विपक्ष भी मजबूत चाहिए, इनोसेंट विपक्ष चाहिए, जिससे कि हमारी सरकारें अगर कोई गलत स्टेप उठाए तो विपक्ष के पास इतनी ताकत हो कि वो उसको कोई भी गलत स्टेप उठाने से रोक सके। पर समस्या यहाँ आ जाती है कि हमारा विपक्ष क्या कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कांग्रेस इतनी सारी पार्टियों का आपस में विलय कर दिया, विलय करने के बाद अब ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस तरीके से बहुत ही मतलब देख के सोच के ऐसा लगता है कि हमें ना पासपोर्ट में बाहर विदेशों का वीजा लगवा लेना चाहिए कि हमें 5 साल बाद क्या करना है, इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है। क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारा जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमजोर हो गया है। और इस कमजोर विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने बहुत सारे वादे अपने पूरे भी किए, ऐसा नहीं किए, बहुत सारे वादे पूरे भी किए, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझने के लिए है। अभी हिंदू की पार्टी बीजेपी, मुस्लिम विरोधी पार्टी बीजेपी, जबकि कमलेश जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि कोई भी प्रधानमंत्री होता है या कोई भी पार्टी होती है तो किसी एक पक्ष के लिए काम नहीं करती है, किसी एक समाज के लिए काम नहीं करती, किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं करती है, वो सभी समुदायों के लिए काम करती है। जो कि हमने कोविड के समय पे देखा था कि हर समुदाय के लोगों को अच्छे तरीके से राशन, जो भी सुविधाएं मिली थी मिली थी। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप सोच समझ के वोट डालिए। स्टार प्रचारक आपके घर में आके आपका राशन नहीं भरेंगे, स्टार प्रचारक आपको नौकरी नहीं देंगे, स्टार प्रचारक जितने भी हैं वो आपका कोई भला नहीं करेंगे। वो सिर्फ और एक बड़ा चेहरा है, जो कि स्टार प्रचारक मतलब एक समझ रहे हैं कि एक एडवर्टीजमेंट आता है। अमिताभ बच्चन ने बोला कि कोलगेट करता हूं तो कोलगेट का एड शुरू हो गया, शाहरुख खान ने बोला ये करता हूं तो वो चीज शुरू हो गई। ये आपकी जिंदगी है, ये आपके सांसद बनेंगे जिन्होंने आपके वायदों को पूरा करना है। और कांग्रेस हो चाहे यूकेडी, मैं चाहता हूं यूकेडी के अच्छे अच्छे लोगों को, युवाओं को आगे आना चाहिए इलेक्शन में लड़ने के लिए। यूकेडी जो पार्टी खत्म हो गई है उनको कोशिश करनी चाहिए कि युवाओं को अपने आप
सीट्स दीजिए, उनको लड़वाइए, भले वो हारे कोई बात नहीं, 500 वोट आएंगे, 600 वोट आएंगे, मगर कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी तो बनेगी। ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी मुद्दे हैं इनको एक साइड रखिए। हकीकत ये है कि उत्तराखंड में पलायन कैसे रुके, भू कानून कैसे आए, उत्तराखंड में गांव-गांव में पानी कैसे पहुंचे, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे मिले, ये मुद्दे हैं, मुद्दे वो नहीं है। सड़कें कोई बात नहीं होंगी तो हम धीरे-धीरे करके, जहां 6 घंटे लगते हैं 7 घंटे में चले जाएंगे, पर जब रोजगार होगा तो सारी समस्या पूरी होगी, जब पानी होगा तो इंसान की प्यास की तृप्ति होगी। तो बहुत ठीक है, सारे मैं मुद्दे फाइनल हैं कमेंट और इन मुद्दों को बिल्कुल आज तक किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। बहुत शॉर्ट में कमलेश रमन जी आपसे शुरू करूंगी, क्या कहेंगे आगे आने वाले समय में किस तरह से प्रचार प्रसार होगा? देखिए, बिल्कुल हमारी जो कॉपियां हैं, हमने जो काम किए हैं, विकास के काम किए, वो जनता के पास पहुंच चुकी है और जनता 19 तारीख को उसका जवाब भी देगी। बकायदा कमल के आगे का बटन दबा करके पांचों की पांचों लोकसभा सीट यहाँ से भेजने का काम करेगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि दोनों पार्टी हमारी यहाँ पर बैठी है, उत्तराखंड क्रांति दल भी बैठी है और कांग्रेस भी बैठी है। आंदोलन में जब जिन्होंने हिस्सा लिया वो मात्र शक्ति थी, दोनों पार्टी ने किसी ने भी एक महिला को टिकट नहीं दिया। इसका जवाब तो ये भी देंगे ना, क्योंकि अगर महिलाओं के आप सम्मान की बात करते हैं तो सम्मान तो आपको भी देना पड़ेगा। खाली भारतीय जनता पार्टी का ही एक ठीकरा फोड़ दो कि आपने महिलाओं को ये नहीं किया, आपने महिलाओं को ये नहीं दिया, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है दोनों पार्टियों की, एक एक महिला को टिकट देते, कम से कम आगे दिखाई देता। ठीक है, हमारी महिला वहां पर लोकसभा में बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में। दुर्भाग्य तब है अगर ये राज्य अगर मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा तो निश्चित माने दिव्यदर्शनी सबसे बड़े जो बेरोजगारी का राज्य का तमका जो हमारे को भाजपा ने लगाया उस पर वोट होंगे। अगर मुद्दा होगा तो अंकिता बहन की सीबीआई जांच का मुद्दा होगा, अगर मुद्दा होगा तो यूके SSS का मुद्दा उसकी सीबीआई जांच, और मुद्दा होगा कि भाजपा के मुख्यमंत्री ने चाहे पुष्कर सिंह धामी चाहे त्रिवेंद्र हो, अपने भूमाफिया मित्रों के साथ मिलकर उस राज्य को जो नोचने का काम किया है, ये इस 2024 के मुद्दे और चुनाव के मुद्दे होने वाले हैं। बिल्कुल, दीपक रावत जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में ये निश्चित है कि जो यहाँ की जनता है वो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेगी। और इस जरूर आज नहीं तो जो हम मान के चल रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल बोल के चलता है कि जब तक स्थानीय मुद्दों को गौण रखा जाएगा तब तक यहाँ का जो विकास है, जो पूर्णता विकास, चौमुखी विकास की बात जो राष्ट्रीय पार्टी करती है वो नहीं हो पाएंगी। और दुर्भाग्य यह है कि वो उनके केंद्र में कभी रहता नहीं है। पर आगामी आने वाले 2024 के इलेक्शन में मान के चलते हैं कि स्थानीय जो लोग हैं वो स्थानीय मुद्दों को तवज्जो देंगे और 2024 के इलेक्शन में स्थानीय मुद्दों की जो पार्टी बात करती है उसी को जाके मत। बिल्कुल, विपिन गौर जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभी लोगों की बातों से, क्योंकि सहमत होना पड़ता है, हम पत्रकार हैं। कमलेश जी ने बोला कि दोनों पार्टियों ने किसी महिला को टिकट नहीं दिया, बहुत जरूरी था किसी न किसी महिला को टिकट देना। पर मैं कमलेश जी का भी एक जो काउंटर करता हूँ कि फिर दोबारा से टिहरी की जो महारानी है उन्हीं को क्यों टिकट दिया गया? क्या उत्तराखंड के अंदर कोई और महिला नहीं है उस क्षेत्र में जहां पर किसी दूसरी महिला को टिकट दिया जा सकता था? और मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ कि उत्तराखंड की जनता सबको जवाब देगी। उत्तराखंड की जनता समझदार है। आज हमारे उत्तराखंड के लोग विदेशों से लेकर देश में अच्छे अच्छे पदों पे हैं और वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 का रण सज चुका है, तमाम राजनीतिक दल इस रण में उतर चुके हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं अपने विजन को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर। लेकिन अब देखना ये होगा कि 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो जनता किसके पक्ष में वोट करती है और क्या ज़्यादा उन्हें लुभाता है। क्या कांग्रेस का विजन है, क्या यूकेडी के जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है, जो गारंटी है, वो जनता को ज़्यादा पसंद आती है। आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने।